मैं लगातार भाग रही थी और भागती ही जा रही थी। मुझे डर था कि अगर उन लोगों ने मुझे देख लिया तो कहीं वो लोग मुझे पकड़ न लें, और अगर एक बार मैं फिर उनकी कैद में आ जाती तो मेरी ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल हो जाती। भागते-भागते अचानक मुझे ठोकर लगी और मैं मुंह के बल गिर गई। तब तक वो लोग भी मेरे सर पर पहुंच चुके थे। अब भागने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि उन लोगों ने मुझे बाजू से पकड़कर खड़ा कर दिया था। मेरे पैर पर बहुत बुरी तरह से चोट लगी थी और मुझे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। लेकिन फिर भी मैं यही कोशिश कर रही थी कि किसी तरह खुद को उन लोगों के चंगुल से छुड़ाकर दोबारा से भाग जाऊं। रात के इस पहर दूर दूर तक कोई भी नहीं था जो मेरी मदद करता। मैंने बेबसी में भगवान से प्रार्थना की कि अब तू ही मेरा रखवाला है, तू ही मुझे बचाने वाला है, मुझे इस मुश्किल घड़ी से निकाल दे। तो भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली, क्योंकि हमारे पास से गुजरती एक पुलिस की गाड़ी रुक गई थी। उन लोगों ने हमें देख लिया था कि कुछ लोग मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो फ़ौरन ही गाड़ी से उतरकर हमारे पास चले आए। और उनको देखकर मैंने भगवान का धन्यवाद किया कि अब तो मुझे छुट्टी मिल जाएगी उन लोगों से जिन लोगों ने मुझे पकड़ रखा था। पुलिस को देखकर वो घबरा गए और जल्दी से मुझे छोड़ दिया था। पुलिस वालों ने पूछा कि तुम लोग लड़की को ज़बरदस्ती क्यों लेकर जा रहे हो? तो सबसे पहले मेरा पति ही बोला कि ये मेरी पत्नी है और मैं उसको अपने घर लेकर जा रहा हूँ। क्योंकि ये घर से भाग रही थी, इसलिए हम इसके पीछे हैं। मैंने रोते हुए कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, ये सच है कि ये मेरा पति है और ये सब मेरे देवर हैं, लेकिन इसने तो मुझे तलाक दे दी है। इन लोगों ने मुझ पर बहुत जुल्म किए हैं और इसी वजह से मैं यूँ रात के समय अपनी ससुराल से भागकर अपनी माँ के पास जा रही थी कि इन लोगों ने मेरा पीछा किया और मुझे पकड़ लिया। तलाक वाली बात मैंने झूठ बोली थी। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो पुलिस मुझे वापस मेरे पति के साथ भेज सकती थी, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। मैंने पुलिस वालों के सामने हाथ जोड़ दिए कि मुझे इन लोगों के हवाले दोबारा न करें। ये बहुत ही जालिम लोग हैं और फिर से मेरे साथ जाकर जुल्म ही करेंगे। आप लोग मुझे मेरी माँ के घर छोड़ दें। पुलिस वालों ने मेरे पति और देवर सब लोगों को वापस जाने को कहा और मुझे गाड़ी में बिठा लिया और मुझे मेरी माँ के घर के आगे छोड़कर चले गए। अपने घर के दरवाजे के आगे खड़े होकर मैं काफ़ी देर तक सोचती रही कि दरवाजे पर दस्तक दूं या ना दूं। रात के समय अपनी बेटी को उजड़ी हालत में देखकर मेरे माँ बाप के दिल पर क्या बीतेगी। वो तो मुझे इस तरह देखकर ही सदमे में चले जाएंगे। लेकिन जाहिर है मैं इस समय उनके अलावा और कहाँ पर जा सकती थी। मेरा तो कोई और ठिकाना भी नहीं था, इसलिए मैंने दरवाजे पर दस्तक दे ही दी। कुछ देर के बाद ही मेरे पापा ने दरवाज़ा खोला और मेरी सोच के अनुसार मुझे देखकर तो मेरे पापा की सांस ही अटक गई थी कि रात के इस पहर उनकी बेटी उनकी दहलीज पर खड़ी है, वो भी इतनी लुटी पिटी हालत में। पापा को देखते ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। वो जल्दी से मुझे अंदर लेकर आए। इतने में मेरी माँ भी उठकर बाहर आ गई थीं। मेरे जख्मों पर मरहम लगाते हुए वो दोनों ही रोते जा रहे थे और खुद को कोस रहे थे कि उन्होंने अपनी बेटी उन नाकदरों के हवाले क्यों की। पापा मुझसे बार बार यही सवाल कर रहे थे कि बेटा, अब तो तुम्हारे ख़ानदान में सब ठीक हो गया था, और फिर तुम्हारे साथ ये सब क्यों हुआ, और तुम्हारा बच्चा कहाँ पर है, तुम उसे अपने साथ लेकर क्यों नहीं आई। पापा के इन सब सवालों का मेरे पास कोई भी जवाब नहीं था, क्योंकि जो कुछ मेरे साथ हुआ था और जिस वजह से मुझे अपना बच्चा उसी घर में छोड़कर आना पड़ा था, मैं हरगिज़ भी उन लोगों को नहीं बता सकती थी, वरना उनकी नज़रें और सर शर्म से झुक जाता, और मैं ऐसा नहीं चाहती थी। मैं उस समय तो कुछ भी बताने की हालत में नहीं थी, क्योंकि जो कुछ मेरे साथ हो चुका था अभी तक मैं उसको स्वीकार ही नहीं कर पा रही थी। मेरे अपने खून, मेरे अपने बच्चे की हकीकत मुझ पर ऐसी खुली थी कि मैं तो अपने ससुराल वालों को भी अपनी सफाई नहीं दे पाई थी और चुपचाप उनकी मार खाकर वहां से फरार हो गई थी। मेरी माँ ने मुझसे पूछने की कोशिश की कि आखिर ऐसा भी क्या हो गया था कि तुझे रात के समय यूं अपने बेटे को अकेला छोड़कर भागना पड़ा। मैंने शिकवा भरी नज़रों से अपनी माँ को देखा। ये सब किया धरा तो उसी का था जो मैं भुगत रही थी। जो कुछ मेरे साथ हुआ था उसमें मेरी माँ बराबर की जिम्मेदार थी, और अब वो ऐसे पूछ रही थी जैसे उन्हें कुछ पता ही ना हो। मैं उनके किसी भी सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझा और कमरे में जाकर खुद को बंद कर लिया। मेरी ज़िंदगी मेरे आगे एक फ़िल्म की तरह चलने लगी थी। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी, और हर माँ बाप की तरह मेरे माँ बाप ने भी मुझे बहुत ही प्यार से पाला था। हालांकि वो एक मिडिल क्लास घराने से संबंध रखते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हमेशा अपनी हैसियत से बढ़कर मेरी इच्छाओं को पूरा किया था। मेरे माँ बाप सीधे सादे से थे और उनको बस एक ही चिंता सताती रहती थी कि मेरा कहीं से कोई अच्छा सा रिश्ता आ जाए और वो मुझे विदा कर दें। उनकी समझ यही थी कि माँ बाप की पहली जिम्मेदारी यही होती है कि वो अपनी बेटी को सही उम्र के रहते उसे घर से विदा कर दें।
उसे घर पर बिठाकर बूढ़ा करने से कोई फायदा नहीं था। मेरे माँ बाप की परेशानी की वजह ये भी थी कि जानने वालों में मेरे जोड़ का कोई लड़का नहीं था जिससे वो मेरी शादी कर देते। इसीलिए वो बहुत ही परेशान थे कि अब मेरी शादी कहाँ पर करेंगे। अनजान लोगों में करेंगे तो पता नहीं अनजान लोग कैसे हों। फिर मेरी माँ कहने लगी कि मैं एक रिश्ते वाली को पूछती हूँ, वो कहीं ना कहीं तो अच्छा रिश्ता ढूंढ कर दे ही देगी। मेरी माँ ने उस औरत को पैसे दिए और कहा कि मेरी बेटी के लिए बहुत ही अच्छा ससुराल ढूंढो जो मेरी बेटी की इज्जत सम्मान और उसे प्यार दे सके। कुछ दिन बाद ही वो रिश्ते वाली औरत कुछ लोगों को लेकर हमारे घर आ गई। लड़का प्राइवेट कंपनी में अच्छी नौकरी करता था और उसकी माँ भी हमें सीधी सादी सी औरत लगी थी। रिश्ते वाली ने मेरी माँ को अपनी बातों में इस तरह उलझा लिया कि माँ को भी यही लगा कि अब इसके अलावा तो कोई और रिश्ता उन्हें अच्छा मिल ही नहीं सकता। यहाँ तक कि उन्होंने मेरी पढ़ाई की भी चिंता नहीं की। मैंने उन्हें बहुत कहा कि कम से कम मेरी ग्रेजुएशन तो पूरी होने दें, उसके बाद मेरी शादी कर देना। मगर मेरी माँ कहने लगी, तुम्हारे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, वो कहते हैं कि शादी के बाद तुम्हें पढ़ने की अनुमति दे देंगे। मेरा ग्रेजुएशन का आखिरी साल था और मैं चाहती थी कि पूरा करके ही शादी करूं। लेकिन मेरी माँ और पापा को ना जाने क्यों यही डर लगा हुआ था कि अगर ये रिश्ता उनके हाथ से निकल गया तो फिर कोई उनकी बेटी को पूछेगा भी नहीं। तो उन्होंने मेरा अब दहेज बनाना शुरू कर दिया और 3 महीने के अंदर ही अंदर मुझे विदा भी कर दिया। मैंने भी सोचा कि चलो अब शादी हो रही है तो मैं भी उसको दिल से स्वीकार कर लेती हूँ। अक्सर मैंने देखा था कि शादी के बाद ससुराल वाले बदल जाते हैं, मगर मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे मामले में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मेरी होने वाली सास बहुत ही अच्छी औरत थी और मुझे बहुत ही प्यार करती थी। जब भी हमारे घर आई थी हमेशा ही मेरे लिए कोई ना कोई तोहफा जरूर लाती थीं और मुझसे कहती कि तुम मेरी बेटी हो। हमारे खानदान में 1-2 लोगों ने मेरी माँ को मना भी किया कि इतनी जल्दी मचाना ठीक नहीं है, तुम्हें चाहिए कि तुम 2-4 और रिश्तों को और देख लेती और फिर जो सबसे अच्छा लगता उससे शादी करती। मगर मेरी माँ का तो ऐसा दिमाग सेट हो गया था, कहने लगी, लड़की के लिए जो पहले रिश्ता आता है वही अच्छा शगुन माना जाता है, उसको ठुकराना ठीक नहीं होता। शादी से पहले तो मेरे अपने होने वाले पति से कभी भी मेरी बात नहीं हुई थी। मैं कुछ शर्मीली टाइप की लड़की थी और हमारे खानदान में शादी से पहले लड़के और लड़कियों का बात करना भी अच्छा नहीं समझा जाता था। इसलिए मैंने सारी बातें बाद के लिए बचा कर रखी थीं। लेकिन शादी करके तो मैं जैसे किसी बवाल में ही फंस गई थी। मुझे अब लग रहा था कि मेरा शादी करने का फैसला बहुत ही गलत था और मुझे शादी नहीं करनी चाहिए थी, खासकर इस खानदान में तो बिल्कुल भी नहीं। गलती मेरे माँ बाप की थी जिन्होंने मेरी पढ़ाई पूरी होने से पहले ही अपने फर्ज से फ्री हो जाना जरूरी समझा था। और अब जब वो मुझे नाखुश देखते होंगे तो वो भी सोचते होंगे कि हमने अपनी बेटी को किस सजा में डाल दिया है। मेरी शादी को अभी सिर्फ 3 ही महीने हुए थे और इन 3 महीनों में जैसा व्यवहार मैंने अपनी सास का देख लिया था, मेरा तो रिश्तों से दिल ही उठ गया था। शादी के पहले दिन से ही अपने पोते की रट लगाना शुरू कर दी थी। मुझे याद है आज भी वो दिन जब मैं दुल्हन बनकर इस घर में पहला कदम रखा था। हर लड़की की तरह मेरे दिल में भी बहुत से अरमान थे और अपनी नई जिंदगी को लेकर मैंने बहुत से सपने सजा रखे थे। लेकिन ये सपने उस समय चकनाचूर हो गए जब मेरे कमरे में मेरे पति के बजाय मेरी सास कमरे में दाखिल हुई थी। मैंने सोचा कि शायद मुझे कुछ देने आई होगी, जैसा कि हर सास अपनी बहू को शादी की पहली रात कोई तोहफा देती है, तो शायद ये भी कुछ ऐसा ही देने आई होगी। मगर उनके हाथ तो खाली थे। मैं उलझन से देखने लगी, आखिर फिर वो क्या करने आई हैं। मेरी सास मुझसे कहने लगी, देखो अब तुम मेरी बहू बनकर घर में आ चुकी हो तो मैं तुम्हें अपने घर के कुछ कायदे और कानून सिखा देती हूँ। हमारे घर का रिवाज है कि बहू पहला बेटा ही पैदा करती है। मेरा भी पहले बेटा ही था और ये हमारी रिवायत सदियों से हमारे खानदान में चली आ रही है। तो तुम्हें भी यही कहूँगी कि तुम्हें अपनी पहली औलाद बेटा ही पैदा करनी होगी। अपनी सास के मुंह से ऐसी अनोखी बात सुनकर मेरा दिल तो धड़कना भूल गया था। ये क्या बात हुई भला, बेटा बेटी देना तो भगवान के हाथ में होता है। अपनी सास के शब्दों में जो सख्ती मैंने महसूस की थी, मैं हैरान हो गई थी कि इन्हें तो बदलते एक दिन भी नहीं लगा था। घर आते ही अपनी असलियत जाहिर कर दी। वो ये बातें मुझे बाद में भी तो कह सकती थीं, क्या जरूरी था कि आज की रात ही मेरा मूड खराब करती। और ये बेटे वाली बात भी उन्होंने खूब कही थी। मुझे तो उनकी दिमागी सोच पर हैरानी हुई थी। लड़का हो या लड़की, ये तो कुदरत के कानून होते हैं, इसमें इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन उस समय मैं चुप रही, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे विदा करते समय कहा था कि किसी भी बड़े के सामने जबान मत चलाना और ना ही उन्हें मुंह पर जवाब देना। अपनी माँ की नसीहत याद करके मैं कुछ नहीं बोली। उसके बाद मेरी सास ने कुछ और अजीबोगरीब रस्म के बारे में बताया और फिर चली गई। उसके बाद मेरा पति कमरे में आया था। मेरा पति देखने में काफ़ी हैंडसम था।
बात करने का तरीका भी अच्छा था। पति को देखकर मेरा मूड एकदम से अच्छा हो गया था, जो कि मेरी सास ने खराब कर दिया था। पति की बाहों में समाते हुए मैंने खुद से वादा किया था कि मैं अपने अच्छे रवैये से अपनी सास का दिल जीत लूंगी। शादी के दूसरे दिन से ही मेरी सास ने बेटे की रट लगा ली। कोई भी बात होती वो यही बात निकाल कर बैठ जाती और कहती कि मेरी बहू तो पहले बेटा ही देगी। मैं उनकी इस बात से अब चिढ़ने लगी थी और शादी के 2 हफ्ते बाद ही तो मेरी सास ने मुझसे पूछना शुरू भी कर दिया था कि बहू उम्मीद से हुई या नहीं। शादी के 15 दिनों बाद ऐसा सवाल कौन करता है। मेरी तो दिमागी हालत ही खराब होने लगी थी कि उसने मुझ पर शुरू से ही दबाव डालना शुरू कर दिया था। लोगों की सास तो शादी के कई सालों बाद उन पर दबाव डालती है और उसने तो 10-15 दिन भी पता नहीं कैसे गुजार लिए थे। उसका बस चलता तो शादी के अगले दिन से ही मुझसे पूछ लेती कि हाँ बहू बताओ तुम प्रेग्नेंट हुई या नहीं। मैंने कभी भी अपने माँ बाप को अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया था और उनके सामने यही दिखावा करती थी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे ससुराल में सब बहुत अच्छे हैं। जबकि हकीकत तो ये थी कि मेरा जीना दूभर कर दिया था मेरी सास ने। मेरा पति तो अच्छा था, लेकिन उसकी बुरी आदत यही थी कि वो अपनी माँ के सामने नहीं बोल पाता था। बस अकेले में मुझे प्यार से समझाता था कि तुम माँ की बातों पर ध्यान मत दिया करो। लेकिन सास की वजह से मेरा दिमागी संतुलन बिगड़ा हुआ था। शादी को 3 महीने गुजर गए और उसका व्यवहार दिन ब दिन मुझसे खराब ही होता जा रहा था। मेरी सास कहने लगी थी कि जरूर तुम बांझ होगी और तुम में कोई खराबी होगी, वरना वरना हमारे खानदान की बहुएं तो 2 महीने के बाद ही पेट से हो जाती हैं। एक दिन मेरी सास ऐसे ही मुझ पर चिल्ला रही थी कि जब मेरी माँ मेरे घर आ गई और उसने सब कुछ सुन लिया, मैं अपनी माँ के सामने फूट फूट कर रो दी और माँ से कहा कि मेरे साथ यही होता है। ये लोग कहते हैं कि मैं उन्हें जल्द से जल्द पोता पैदा करके दे दूँ, मगर ये सब मैं कैसे कर सकती हूँ। तो मेरी माँ मुझे कहने लगी कि तू चिंता मत कर, मैं एक पीर साहब को जानती हूँ, वो तुझे दम करेंगे और ताबीज़ दे देंगे तो तेरा मसला बहुत जल्दी हल हो जाएगा। तूने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया। मैं इन पीर फकीरों के चक्करों को नहीं मानती थी। मैं एक पढ़ी लिखी आज के ज़माने की लड़की थी, लेकिन मेरी सास ने मेरी जो हालत कर दी थी उसके बाद तो मैं कुछ भी करने को तैयार थी। मैं अपनी माँ के साथ उस पीर साहब के पास चली गई। मुझे मेरी माँ पर हैरानी हो रही थी कि वो कब से इन चक्करों में पड़ गईं। मेरी माँ मुझे कहने लगी कि हमारे मोहल्ले की सीमा का तो तुम्हें पता ही होगा, उसकी बेटी के साथ भी यही समस्या थी। उसके ससुराल वालों ने उसे तंग कर रखा था, उसके घर औलाद नहीं हो रही थी, तो वो अपनी बेटी को लेकर इसी पीर साहब के पास आई थी और उनके ताबीज़ों की वजह से वो जल्द ही उम्मीद से हो गई थी। एक दिन बातों बातों में उसने मुझे इस पीर बाबा के बारे में सब बता दिया था, तो इसीलिए मैं तुम्हें वहाँ लेकर जा रही हूँ। जो आदमी लोगों को ताबीज़ दे रहा था और उन पर दम कर रहा था, मुझे तो वो कहीं से भी फ़कीर या पीर नहीं लग रहा था। ना ही वो अधेड़ उम्र था और ना ही उसकी बड़ी सी दाढ़ी थी और ना ही उसने सर पर पगड़ी बांध रखी थी और ना ही उसके गले में मालाएं थीं। वो तो एक बहुत ही जवान लड़का था और उसकी ये बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी कि उसने किसी भी औरत को आंख उठाकर नहीं देखा था। मैं जब उसके पास गई तो उसने एक पल के लिए मुझे देखा और फिर दोबारा से नज़र झुका ली और कहने लगा, इस ताबीज़ को अपने पति के कपड़ों में रख देना और फिर कमाल देखना, 3 दिन के अंदर अंदर ही तुम्हें खुशखबरी मिल जाएगी। मैं अविश्वास सी होकर वहाँ से उठ आई थी। भला ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है कि 3 दिन के अंदर अंदर मुझे खुशखबरी मिल जाए। लेकिन मेरी माँ मुझे कहने लगी कि तुम ये करके तो देखो, क्या पता काम बन जाए। मैंने घर आकर वो ताबीज़ अपने पति के कपड़ों में रख दिए, मगर मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि ऐसा होगा। लेकिन वाकई में 3 दिन के बाद मेरी तबीयत तो बहुत ही ख़राब हो गई और मुझे इमरजेंसी में अस्पताल लेकर जाना पड़ा। वहाँ डॉक्टर ने जो खुशखबरी दी, मुझे तो सुनकर कानों पर यकीन ही नहीं आया। वो कहने लगा कि तुम उम्मीद से हो, अब अपना और अपने बच्चे का बहुत ध्यान रखना। ये खुशखबरी सुनकर तो मेरे ससुराल के घर में खुशी की लहर ही दौड़ गई थी। खासकर मेरी सास का तो बस नहीं चल रहा था कि वो मुझे सर आंखों पर ही बिठा ले। मैं भी खुश थी और मुझे उस पीर पर भी यकीन हो गया था कि वाकई उसके दिए ताबीज़ों ने काम कर दिया। मैं सोच रही थी कि घर जाते ही अपने पति के कपड़ों से वो ताबीज़ निकाल दूंगी ताकि कहीं वो देख न ले, और अगर मेरी सास को ये पता चल जाता तो वो तो फिर से मेरा जीना हराम कर देती। लेकिन जब मैं घर आई तब तक मैं भूल चुकी थी। मैं आने वाले बच्चे को लेकर इतना खुश थी कि मुझे कुछ याद ही नहीं रहा। अब मुझे लग रहा था कि मेरी ज़िंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी, जिससे मैं किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। 9 महीने के बाद मैंने एक बहुत ही खूबसूरत और सेहतमंद बेटे को जन्म दिया। उन दिनों मेरा पति घर पर नहीं था, उसे किसी ज़रूरी काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ा था, तो वो अपने बच्चे को देख नहीं पाया था।
1 महीने के बाद उसकी वापसी हुई। जब वो घर आया तो मैंने खुशी खुशी अपना बच्चा उसके आगे किया, लेकिन मेरे सर पर कयामत टूट पड़ी जब उसने बच्चे को एक नज़र देखते ही उसे वापस मेरी गोद में फेंक दिया और मुझे थप्पड़ मार कर कहने लगा कि ये किसका पाप मेरे सर पर थोप रही हो, ये मेरा बेटा नहीं है। किसके साथ तुमने मुंह काला किया है, जल्दी बताओ। उसका इतना बड़ा इल्जाम सुनकर मैं तो हक्का बक्का ही रह गई। वो कहने लगा, ये मेरा बच्चा हो ही नहीं सकता। उसने मुझे मारना शुरू कर दिया और मेरी कोई भी बात नहीं सुनी। हालांकि मैं चीख चीख कर अपनी सफाई पेश करती रही, मगर उसने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि उसने इतना बड़ा इल्जाम मेरे सर पर कैसे लगा दिया। गुस्से में आकर उसने मुझे तलाक की धमकी भी दे दी। मैं उसकी मार बर्दाश्त नहीं कर पाई और घर से बाहर निकलकर भागना शुरू कर दिया, मगर उसने अपने भाइयों के साथ मिलकर मुझे पकड़ लिया और कमरे में कैद कर दिया। कहने लगा, जब तक तुम मुझे बताओगी नहीं कि ये किसका पाप है, मैं तुम्हें हरगिज भी माफ़ नहीं करूँगा। मुझे वहाँ पर 3 दिन हो गए थे और इन 3 दिनों में उन्होंने मुझ पर बहुत जुल्म किए थे और आज मौका देखकर मैं वहाँ से फरार हो गई थी और अपने माँ बाप के घर वापस आ गई। मेरी समझ में अभी तक नहीं आया था कि मेरे पति ने इतना बड़ा इल्ज़ाम मुझ पर क्यों लगा दिया। अब मेरे माँ बाप मुझसे पूछ रहे थे कि मेरा बच्चा कहाँ पर है। मैं अपने बेटे को अपने साथ लेकर नहीं आई थी। मैं उन्हें क्या बताती कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। अचानक ही मेरे दिमाग में आया कि कहीं उसे ये पता तो नहीं चल गया कि मैं किसी पीर के पास गई थी और उसने ये गलतफहमी पाल ली हो कि कहीं मेरा बच्चा पीर की ही औलाद तो नहीं। सुबह मैंने अपने माँ बाप को ये सब कुछ बता दिया। मेरे पापा तो ये सुनकर बहुत ही गुस्से में आ गए, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी के किरदार पर पूरा यकीन था। मगर दूसरी तरफ मेरे पति का भी यही कहना था कि उसका बेटा नहीं है। वो कहने लगा, अगर आप लोगों को अपनी बेटी पर इतना ही यकीन है तो इस बच्चे का डीएनए टेस्ट करवा लेते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि ये मेरा बेटा नहीं है। टेस्ट की रिपोर्ट्स हुई और जब नतीजा आया तो मेरे तो होश उड़ गए थे और मैं अपने ही बाप के साथ नज़र मिलाने के काबिल नहीं रही थी, क्योंकि नतीजा मेरी उम्मीद के बिल्कुल उलट आया था। रिपोर्ट्स में साफ साफ लिखा हुआ था कि मेरे बच्चे का डीएनए उसके बाप से मैच नहीं हुआ था। ऐसा कैसे हो सकता था? इतनी बड़ी गलती वो कैसे कर सकते थे? मुझे तो अब अपने पति पर ही शक हो रहा था कि जरूर इसका किसी और के साथ अफेयर होगा और ये मुझसे जान छुड़ाना चाह रहा होगा, इसीलिए मुझ पर ऐसे झूठे इल्ज़ाम लगा रहा है। और ये रिपोर्ट्स भी उसी ने झूठी बनवाई होगी ताकि मुझे बदनाम कर सके और सबके सामने मुझे झूठा साबित कर दे, ताकि कल को जब वो अपनी पसंद की औरत से शादी करे तो कोई उसको ये ना कह पाए कि उसने अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़कर जुल्म किया है। मैं अब उसकी किसी भी चाल को कामयाब नहीं होने दे सकती थी, इसलिए मैंने अपने घर वालों को और उसके घर वालों को साथ लिया और खुद अपनी एक दोस्त के पास अपना और उसका डीएनए टेस्ट करवाने चली गई। मुझे यकीन था कि अब जब हकीकत सबके सामने आएगी तो मेरी बेगुनाही साबित हो ही जाएगी। लेकिन जब रिपोर्ट्स आ गईं तो मेरी दोस्त ने मुझे एक तरफ बुलाया और कहने लगी कि पहली रिपोर्ट भी झूठी नहीं थी और अब भी वही नतीजा आया है जो पहले था। तुम्हारे बच्चे का बायोलॉजिकल बाप तुम्हारा पति नहीं है। अपने दोस्त की बात सुनकर मैं वहीं बैठती चली गई। मुझे विश्वास नहीं आ रहा था, ये कैसे हो सकता है। मैं कसम खाने को तैयार थी कि मैं बद किरदार नहीं हूँ। मैंने अपने पति के अलावा कभी किसी को आंख उठाकर भी नहीं देखा, तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है। पहले मेरे पति ने रिपोर्ट करवाई थी और अब मैंने खुद अपनी दोस्त से करवाई थी। तो ऐसा क्यों हो रहा था? क्या ये सब आपस में मिले हुए थे? मेरा तो दिमाग ही चक्कर खाने लगा और मैं वहीं पर गिरकर बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में ही थी और मुझे ड्रिप लगी हुई थी। मेरी दोस्त मुझसे कहने लगी, तुमने मेरी बात पूरी नहीं सुनी थी और तुम बेहोश हो गई। मैंने उसके हाथ थामते हुए कहा कि मेरा यकीन करो, मैं हरगिज भी बदकिरदार लड़की नहीं हूँ। मैंने कभी किसी के साथ अफेयर नहीं चलाया और ना ही किसी को कभी आंख उठाकर देखा है, तो ये सब कैसे मुमकिन हो सकता है। वो मुझे कहने लगी कि मैं तुम्हारे पति को भी बात करने के लिए यहीं पर बुला लिया है, बेहतर है कि तुम दोनों के सामने ही बात हो जाए। मैं डर गई और कहा कि अब तो वो मुझे छोड़ेगा ही नहीं। वो सही जो साबित हो गया है और तलाक भी आज ही दे देगा, क्योंकि उसने कह दिया था कि अगर तुम्हारी दोस्त की रिपोर्ट भी यही आई तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। वो मुझसे कहने लगी कि तुम फिक्र मत करो, उसे आने दो, फिर बात करते हैं। थोड़ी देर के बाद मेरा पति भी आ गया। उसने मुझे देखकर मुंह फेर लिया। मेरी डॉक्टर दोस्त कहने लगी कि मैं तुम्हें पूरी बात बताना चाह रही थी, लेकिन तुमने सुनी ही नहीं। ये बात तो ठीक है कि तुम्हारे बच्चे का बायोलॉजिकल बाप कोई और है, ये नहीं है, लेकिन और हैरत वाली बात तो सुनो कि तुम भी उसकी माँ नहीं हो। वो तुम दोनों का ही बच्चा नहीं है। ये सुनकर तो
मेरे होश ही उड़ गए थे। हम दोनों ही हैरत जदा से रह गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। मेरी दोस्त मुझसे कहने लगी कि ये किसी डॉक्टर वगैरह का ही काम हो सकता है। तुम मुझे बताओ, क्या तुम किसी डॉक्टर के पास गई थीं? मैंने सोचते हुए कहा कि शादी के बाद सबसे पहले जिस डॉक्टर के पास मैं गई थी वो वही था जिसने मुझे ये खुशखबरी सुनाई थी कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मेरी दोस्त सोचते हुए कहने लगी, मुझे लगता है जो भी कुछ किया है वो उसी डॉक्टर ने किया है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मेरी दोस्त ऐसा क्यों कह रही है। उसने तो सिर्फ मेरा चेकअप ही किया था। वो कहने लगी, जरूर कुछ और भी हुआ होगा जो तुम्हें याद नहीं आ रहा। याद करने की कोशिश करो। जरूर कोई ऐसा राज होगा जो तुमने किसी को अब तक नहीं बताया होगा। जो भी कुछ किया है वो उसी डॉक्टर का किया धरा है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मेरी दोस्त ऐसा क्यों कह रही है। उसने तो सिर्फ मेरा चेकअप ही किया था। कुछ तो जरूर ऐसा हुआ होगा। तो मेरे दिमाग में एकदम से वो पीर साहब आ गए और मैंने कहा कि हाँ, जब मेरी सास ने मुझ पर जिंदगी तंग की हुई थी तो मैं अपनी माँ के साथ एक पीर साहब के पास ताबीज लेने गई थी। लेकिन वो तो बहुत ही अच्छे थे। उन्होंने तो मुझे आंख उठाकर भी नहीं देखा था और हम उनके पास सिर्फ 10 मिनट ही रुके थे। हाँ, आने से पहले उस पीर ने मुझे कुछ प्रसाद भी खाने के लिए दिया था जो मैंने वहीं खा लिया था। पीर ने मुझे ताबीज़ दिया था और लाकर मैंने अपने पति के कपड़ों में रख दिया था और 3 दिन बाद ही मेरी तबीयत खराब हुई थी। फिर हम उस डॉक्टर के पास चले गए और उसने मुझे ये खुशखबरी सुनाई थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। बस यही सारी कहानी है। अब इस सब में ये कैसे हो सकता है कि मेरे बच्चे का बाप ना तो ये है और ना ही मैं उसकी माँ हूँ। मेरी दोस्त कहने लगी, इस दुनिया में सब कुछ मुमकिन है। तुम बस मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त दे दो। अपने तौर पर मैं तहकीकात करती हूँ और फिर मैं तुम्हें बताती हूँ कि ऐसा कैसे मुमकिन हुआ होगा। ये सब सुनकर मेरे पति के रवैये में थोड़ी नरमी तो आई थी, लेकिन उसने फिर भी मुझसे कह दिया था कि जब तक मुझे सारी हकीकत का पता नहीं चल जाता मैं हरगिज भी तुमसे सुलह सफाई नहीं कर सकता। हम अभी भी वहीं अस्पताल में ही थे। 2 घंटे के बाद मेरी दोस्त मेरे पास आई और कहने लगी, क्या तुम हमें उस पीर के पास लेकर जा सकती हो? बल्कि ऐसा करो कि तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम उस पीर के साथ साथ उस डॉक्टर के बारे में भी पूरी इन्फॉर्मेशन दे दो कि वो किस अस्पताल में था और उसका नाम क्या था। बाकी का काम हम खुद ही देख लेंगे। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वो करना क्या चाहती है, लेकिन मैंने उसे सब कुछ बता दिया था। वो मुझसे कहने लगी कि तुम दोनों अब घर जाओ। जब सब मामला क्लियर हो जाएगा तो मैं फिर से तुम लोगों को बुला लूँगी। उसी दिन शाम को उसने मुझे कॉल करके थाने बुला लिया। मैं अपने घर वालों के साथ वहां पहुंची तो पहले से ही वहां पर मेरा पति भी मौजूद था। वो भी अपने घर वालों के साथ ही आया हुआ था। मेरी डॉक्टर दोस्त भी वहीं पर थी और फिर हम दोनों से कहने लगी कि इस बच्चे के माँ बाप ये दोनों हरगिज भी नहीं हैं, बल्कि कोई और ही है। अब साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि किसी और मर्द और औरत के शुक्राणु लेकर अगर किसी दूसरी औरत के पेट में रख दिए जाएं तो वो बच्चा उसके पेट में पलना शुरू कर देता है। इस सारी प्रक्रिया को सरोगेसी कहा जाता है। ये पीर एक ढोंगी और फ्रॉड आदमी है जो उस डॉक्टर के साथ मिला हुआ था। इस फ्रॉड पीर के पास जो भी दम करवाने आता है और ताबीज लेने आता है, ज़्यादातर बांझ औरतें ही होती थीं और ये उन्हें ऐसी दवा खिला देता था कि जिससे 3-4 दिन के बाद उनकी तबीयत खराब हो जाती थी और वो हॉस्पिटल जाती। इस पीर ने तुम्हें कहा होगा कि इसी डॉक्टर के अस्पताल जाओ। मैंने हैरान होते हुए कहा, हाँ, उसने मुझसे यही कहा था कि फला अस्पताल में ही जाना, इसके अलावा और कहीं मत जाना। तो मैं वहीं पर गई थी। उसने बात जारी रखते हुए कहा कि ये पीर अपने डॉक्टर दोस्त के साथ मिलकर बहुत ही घटिया कारोबार करके मासूम लोगों को लूट रहा था। ये बेऔलाद औरतों को डॉक्टर के पास भेजता है जहां पहले से ही मौजूद शुक्राणु उस औरत के पेट में पहुंचा दिए जाते हैं और वो इस औरत को खुशखबरी सुना देता था कि अब तुम माँ बनने वाली हो और तुम्हारे साथ भी यही सब कुछ हुआ। ये सब सुनकर तो मैं कुछ लम्हे बोल ही नहीं पाई और कहा, लेकिन इस सब में इन दोनों का क्या फ़ायदा था? इन दोनों ने तो हमसे बहुत ही मामूली सी फीस ली थी। तो मेरी दोस्त कहने लगी, ये तुम अपनी माँ से पूछो कि फ़ीस कितनी ली थी। तब मेरी माँ ने शर्मिंदा होते हुए मुझसे कहा कि मैंने पूरे 20 लाख रुपये उस पीर साहब को दिए थे, क्योंकि मैंने उससे वादा किया था कि जब मेरी बेटी उम्मीद से होगी तो मैं उसकी फ़ीस तुम्हें दे दूंगी। तो मैंने अपना और तुम्हारा सारा जेवर बेचकर पूरे 20 लाख रुपये उसे दिए थे ताकि मेरी बेटी का घर बसा रहे। ये सुनकर मेरा दिल चाहा कि मैं अपना सर पीट लूं। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ये नकली पीर और डॉक्टर आपस में मिले हुए होंगे और इस तरह मासूम लड़कियों की ज़िंदगी और उनके जज्बातों से खेलते होंगे। मैंने अपने पति से पूछा कि तुम्हें ये शक क्यों हुआ कि ये तुम्हारा बेटा नहीं है। तो वो मुझसे कहने लगा,
जब मैं काम के सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ था तो मैंने अपने कुछ कपड़े बैग में रखे थे। वैसे तो मेरे सारे काम तुम ही किया करती थीं, लेकिन तुम्हारी डिलीवरी का आखिरी समय चल रहा था और तुम्हारी तबीयत खराब रहती थी, इसलिए उस दिन मैंने तुम्हें डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा था। मैंने अलमारी से खुद ही अपने कपड़े निकाल कर बैग में रख लिए थे और उन कपड़ों के साथ एक ताबीज भी मेरे बैग में रख गया था। जब मैंने वहां जाकर बैग खोला और वो ताबीज मेरे हाथ आया तो मुझे कुछ गड़बड़ लगी। मुझे शक हो गया था कि तुम जरूर किसी फकीर बाबाओं के पास गई हो, तभी तो ये ताबीज मेरे कपड़ों में रखा हुआ था। और मुझे शक हो गया था कि ये जो बच्चा पैदा हुआ है वो मेरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि पीर बाबाओं के बारे में मैं बहुत सी अफवाहें सुन चुका था कि वो लोग बांझ औरतों का फ़ायदा उठाते हैं और उन्हें प्रेग्नेंट कर देते हैं। मुझे ध्यान आया कि हाँ, मैं वो ताबीज उठाना तो भूल ही गई थी और फिर वो अलमारी में कहीं इधर उधर गुम हो गया था। फिर मेरे भी दिमाग से वो बात उतर गई थी। मेरे पति ने आगे कहा कि इसीलिए मैंने तुम पर शक किया था और देखो, मेरे शक के कारण सारी हकीकत खुलकर हमारे सामने आ गई है और ये दोनों पकड़े गए, वरना तो ये जाने कब तक यही खेल खेलते रहते। पुलिस ने उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया था और अब उनको अदालत से भी कई सालों की सज़ा मिल चुकी थी। मेरे पति ने भी मुझसे माफ़ी मांगी और मुझे अपने घर ले गया। हमें तो ये भी मालूम नहीं था कि जो बच्चा हमारे पास है उसके माँ बाप कौन हैं, लेकिन हमने फैसला किया कि हम उसे अपना बेटा ही मानकर उसकी परवरिश करेंगे और उसे कभी भी नहीं पता चलने देंगे कि हम उसके असल माँ बाप नहीं हैं। बाप भले ही मेरे बेटे का सगा नहीं था, लेकिन उसकी माँ तो मैं ही सगी हुई थी। मैंने 9 महीने तक उसे पेट में रखकर पाला था और मैं तो उसे अपना ही बच्चा मानती थी। मैंने घर आकर अपने बच्चे को कसकर सीने से लगा लिया। मेरे पति ने भी दिल से उस बच्चे को स्वीकार कर लिया था। मेरी सास ने भी माफ़ी मांग ली थी और उसको भी समझ आ गई थी कि वो गलत थी। आज हम बहुत ही खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।